गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर नो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है साउंड? यस सर। अब आ रही है? सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर। हो सकता है माइक्रोफोन बंद हो गया होगा, तो अब आ रही होंगी आवाज। फाइन। सो लास्ट टाइम कुछ टर्म्स हम लोगों ने सीखा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते किसको है, और प्लस उसमें टर्म्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल एटम, लिगेंड्स। सेंट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो लुईस बेस भी है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो लुईस एसिड भी है। और प्लस इसके अंदर वर्नर्स थ्योरी डिस्कस किया लास्ट टाइम। वर्नर्स थ्योरी में दो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, कि उसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी होता है और सेकेंडरी वैलेंसी होता है। सेकेंडरी वैलेंसी ही कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मे और मे नॉट भी नंबर ऑफ लिगेंड्स के बराबर हो। अगर कोई लिगेंड्स एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो नंबर ऑफ लिगेंड्स अलग है और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी होता है। प्लस आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको सॉलिड लाइन से शो करते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, बस ब्रीफ कर रहा हूं। लास्ट टाइम जो हमने कहा कि जैसे अगर मान लो कोई भी कोबाल्ट है और ये NH3 5Cl, और यहां पर अगर Cl2 है, दिस वन, तो कोबाल्ट को ये सॉलिड लाइन से शो करूंगा जो डायरेक्टली बॉन्डेड है। सो दिस इज NH3 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 NH3। एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ड्रॉ करूंगा, अभी नहीं कुछ ओरिएंटेशन शो कर रहा हूं मैं। एक Cl है यहाँ पर, और फिर डॉटेड इज Cl एंड डॉटेड इज Cl। सो डॉटेड हो गया आपको आयनाइजेबल वाला, और सॉलिड लाइन हो गया जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को सिग्निफाई कर रहा है। यहां तक हम लोग क्लियर थे। सर वो वाला भी सीएल डॉटेड होगा क्या? हाँ जी, सर जो सॉलिड लाइन से एक और सीएल शो किया ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी सर्टिफाई कर रहा है, सर वो वाला डॉटेड होगा या फिर सॉलिड लाइन होगा? आप बताओ, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है? कोऑर्डिनेट बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करेंगे हम? सॉलिड सर। सॉलिड लाइन। और जो डॉटेड लाइन होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, दैट इज द आयनाइजेबल, आयनिक को कहते हैं। जो आयनाइजेबल है उसको डॉटेड करेंगे। क्लियर? यस। हाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक बार वो सेकेंडरी वैलेंसी वाला बता दीजिए, एग्जांपल देके। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कोई भी, मतलब कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर कोई भी, अगर FeCN6 है, FeCN6 है, तो 6 लिगेंड्स अगर अंदर बैठा हुआ है, -3 है, तो कितने लिगेंड्स इसके डायरेक्टली जुड़ रहा है? 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रही होंगी। तो जितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही उसका सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर है? यस सर। सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आपने सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा होगा कि एक एटम और दूसरे कितने एटम्स के चिपके हुए हैं। तो कितने चिपके हुए हैं ये आप कैसे फाइंड करोगे भाई? जो उसके साथ चिपके हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए वो चिपके हुए हैं। सो सेकेंडरी वैलेंसी पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी पूछ ले, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछ ले, ये सब एक ही चीज है। सो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सा होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर कोई भी मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास NH2 है, CH2 NH2 है, तो यहां पर ये सेंट्रल एटम है और ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितना बोलोगे? 2। समझ आ रही बात है? सेकेंडरी वैलेंसी, जिसने सवाल पूछा था उसको समझ में आया? पहले ये बताओ, जबरदस्ती हाँ नहीं कहना है क्योंकि 3 क्वेश्चन गिरते हैं इससे। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स हैं और वो लिगेंड्स सारे मिलकर कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, उसको ही कोऑर्डिनेशन नंबर कह लो या फिर उसको सेकेंडरी वैलेंसी कह लो। क्लियर हो? यस सर। फाइन। सर एक प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ का केस बता दीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और वैलेंसी। प्राइमरी किसको सिंबलाइज करता है जनरली? क्या मैं बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट को? यस सर। देखो प्राइमरी का मतलब एक जो यहाँ पर कोई भी अगर लिगेंड्स है, n नंबर ऑफ लिगेंड्स है और यहाँ पर मान लो अगर +2 होता है तो 2 Cl चिपका हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो +3 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हम +3 कह लेंगे, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी +3 कह लो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट वाला ही एग्जांपल लेकर अभी मैं चल रहा हूं, CH3 4 Cl2 एंड दिस इज Cl। अब अमोनिया 0 स्टेट में होता है, बाहर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे एक पॉजिटिव है, मालूम है कि Cl -1 होता है, तो ये +3 होना चाहिए, +3 -2 +1 और -1। तो चलो बताओ भाई, चलो एक बार आंसर दे दो ताकि क्लियर हो जाए। ए पार्ट सेकेंडरी वैलेंसी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अमोनिया भी एक बॉन्ड बनाता है, Cl भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जल्दी बताओ सेकेंडरी वैलेंसी। यस 6। तो जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितनी बना रहे होंगे? 4 अमोनिया है, 2 Cl है, तो ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 कह दिया। बी पार्ट प्राइमरी वैलेंसी कितना बोलोगे? 1 सर। प्राइमरी वैलेंसी 1, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ना? 3 सर। 3 सर। बोलो ना, प्लस अगर मैं लिख दूं सी वाला, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, फिर कितना बोलोगे? 2। डी पार्ट ओनली प्राइमरी वैलेंसी, मतलब सिर्फ जो दिख रहा होगा, सिर्फ एक प्राइमरी वैलेंसी जिस तरह से दिख रहा होगा, जो एक वो जो बाहर दिख रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन गलत है। प्राइमरी वैलेंसी जब भी होगा तो क्या लिखोगे? 3, और प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी ये एक 2 होगा। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट से देखे, ये क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए मुझे, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 3। कौन ऐसी चीज है जो प्राइमरी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी की तरह भी एक्ट कर रहा है? वो 2 Cl जो अंदर बैठा हुआ है, ये प्राइमरी भी, मतलब जो भी इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करे, सेंट्रल एटम के चार्ज को जो भी न्यूट्रलाइज कर रहा है वो सारा प्राइमरी वैलेंसी है, और जितना चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा उससे। तो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए और कुछ मत देखिए इसमें। सो प्राइमरी वैलेंसी अगर पूछता है कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, द वन व्हिच इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड बाय द वन व्हिच इज न्यूट्रलाइजिंग द पॉजिटिव चार्ज ओवर मेटल, या ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर मेटल। मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको जो जस्टिफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, वही वो प्राइमरी वैलेंसी है। अरे मैं क्लियर हूं इस पर? कोबाल्ट का तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है ना? कोबाल्ट का +2 कौन बोल रहा है? क्यों पीयूष? सर डी ब्लॉक में तो वेरिएबल
ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ, होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, बस उसमें भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है जिस फॉर्म में बहुत ज्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। तो कोबाल्ट जनरली +3 में मिलता है। +3 आप कॉम्प्लेक्सेस में देखोगे तो उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है। अच्छा, +2 में भी हो सकता है किसी में। भाई कोबाल्ट का देखो कैसे, आप बताओ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक का कैसे निकालते हो। डी ब्लॉक का जब भी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो आप s इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबशेल कर लो। जैसे आयरन का अगर बोलता है कि बताओ जी पॉसिबल क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके, तो इसका हो जाता है 4s2 3d6 और 3d6 अगर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो भैया इसका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। +2 से +3 +4 +5 +6, तो ये +2 से +6 तक जा सकता है। अरे समझ रहे हो, लेकिन आयरन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दो ही दिखता है मोस्ट प्रोमिनेंट, +2 एंड +3। यस सर। अगर जब भी तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बताओ जी ये क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो ये हो गया 4s1 3d5, तो डी में पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यस सर। और s का एक इलेक्ट्रॉन, तो सीधा कह दो जी +6 तक जा सकता है। यस सर। तो आपको टोटल s इलेक्ट्रॉन और d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप इंक्लूड करते हो उसका पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं नेचर में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में नेचर में वो ज्यादा पाया जाता है, जाहिर सी बात है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता होगा। मैं दूंगा सभी को आपको पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, उसके कॉन्सेप्ट दूंगा अभी मैं। ये टर्म्स क्लियर करो ना सिर्फ सर। तो हाँ बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो। सर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल से सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी कैसे होता है, ये पॉइंट समझ नहीं आया। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या, पहले बताओ। सर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यही ना। यस सर। तो बताओ Cl नेगेटिव के पास लोन पेयर है कि नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। यस सर। H2O के पास है लोन पेयर। यस सर है। क्या NH3 पॉजिटिव NH2 लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर है। यस सर। तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी में तो तीनों काम आ सकता है, चाहे पॉजिटिव हो न्यूट्रल हो। जनरली पॉजिटिव नहीं कंसीडर किया जाता है, क्यों नहीं कंसीडर किया जाता होगा, बहुत रेयर है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा और पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी कम होती होंगी। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है। यस सर बना सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके थ्रू सेटिस्फाइड हो सकता है, न्यूट्रल के थ्रू भी, नेगेटिव के थ्रू भी और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू भी। हाँ जाहिर सी बात है, कोई कहेगा जी कौन बढ़िया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल। यस न्यूक्लियोफाइल मतलब लोन पेयर लुईस बेस ही तो है, कौन बढ़िया डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज बेटर डोनेट करेगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। ये सारा लिगेंड्स की थ्योरी आने दो यहाँ पर। सेकेंडरी वैलेंसी मैंने इतना बोला था कि वो न्यूट्रल भी सेटिस्फाइड कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी कर सकता है। क्लियर हो यहाँ तक। यस सर। और कोई क्वेश्चन, और कोई पूछना चाहता है कुछ। सर नंबर ऑफ लिगेंड्स इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। अरे भाई अगर तुम्हारे पास NH2 है, कल एब्सेंट थे क्या। नो सर। CH2 CH2 NH2 है, ये सेंट्रल एटम है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक लिगेंड है या एक से ज्यादा लिगेंड्स है, ये मॉलिक्यूल एक है ना। यस सर। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितनी बन रहे हैं यहाँ पर। सर तीन। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना बताओगे। सर तीन। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना बताओगे। 3। सर 3। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना बताओगे। 1। क्लियर है। यस सर। यस सर। भाई एक लिगेंड का एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे डोनर एटम्स हो सकते हैं,
तो जरूरी नहीं है कि, और ये भी कहा जाता है, ये भी जरूरी नहीं कि अगर 6 लोन पेयर है तो 6 लोन पेयर देगा ही देगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट ऐसा नहीं कि 3 अगर लोन पेयर है तो उसको, इसको फ्लेक्सीडेंटेड भी कहते हैं। दैट इज अ फ्लेक्सीडेंटेड मतलब, फ्लेक्सी मतलब, अरे फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हो ना, घटा बढ़ा सकते। घटा बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी भूख है, मैं 2 ही रोटी खा सकता हूँ, जो 6 रोटी दबा दूं, 6 रोटी तक खा सकता हूँ, लेकिन 2 भी रोटी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं टोटल? 3। तो क्या ये कसम खा लिया कि 3 ही बनाएंगे बार बार? बोलिए, ये एक नो भी बना सर। सकता है, 2 भी बना सकता है, 3 भी अरे भाई, जिसको 2 लोन पेयर जिस सेंट्रल एटम को 2 लोन पेयर खानी है, तो क्या जबरदस्ती उसको तीसरा लोन पेयर भी खिला दोगे क्या? नो सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो भी लिगेंड्स के पास एक से ज्यादा डोनर, लिगेंड्स की थ्योरी पे आएंगे, लेकिन आप फंसा रहे हो बार बार मुझे यहाँ पर, मैं हर बार तो बॉन्डिंग पे जाना चाह रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब जिसके पास भी डोनर एटम एक से ज्यादा होता है, वो लिगेंड्स का पूरा अलग थ्योरी चलेगा। जिसके पास भी एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, वो भाई, कोई ओप्पो करके ज्वाइन करने कर रहा है, ओप्पो करके नहीं, नाम पे आओ बच्चे, आप नाम से आओ। सर जब तक ज्वाइन नहीं करेगा नाम नहीं शो करेगा, आवाज नहीं जाएगा उसके पास। ओप्पो A3 है। चलो कोई बात नहीं, सुनो। यहां पर बंधु, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, वर्नस थ्योरी, ये क्लियर हो गया है? यस सर। सर यस सर। अब यहां पर वर्नस थ्योरी के बाद एक सेडविक थ्योरी आया। सेडविक थ्योरी, he gave the concept of effective atomic number। इन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस की तरह दिखे हमको। यू कैन राइट डाउन व्हाट इज द सेडविक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स make such number of coordinate bonds to complete or to have electronic configuration same as nearest noble gas। तो इन्होंने बताया कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिससे कि उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए। बट ये थ्योरी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने कोऑर्डिनेशन एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर कर दिया था वो स्टेबल था। अभी जानते हो कि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी ये पढ़े हो, लॉ ऑफ ऑक्टेट एंड लॉ ऑफ डुप्लेट, मतलब जो भी नोबल गैस उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है और इलेक्ट्रॉन खाकर, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्सेस जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर हो गया, वो कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर Zn की बात करें तो Zn का एटॉमिक नंबर 30 और Zn+2 कर दें तो 28, और अगर Zn+2 ने मान लो 4 लिगेंड से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया 4 लिगेंड से, तो इसका कितना हो जाएगा? Zn+2 के पास अपना इलेक्ट्रॉन 28 था और 4 लिगेंड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और मिला होगा, तो ये 36 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 36 इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब
बॉन्ड बनाने के बाद सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के विसिनिटी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, उसको ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा गया। इफेक्टिव जो मेरे पास था इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे से जो मैंने रिसीव किया वो सारा जोड़ दिया, उन सारे को जोड़कर जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग आ रही है, काउंटिंग आ रही है, उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला गया। जैसे अगर FeCN 6 है और मान लो ये यहां पर मैं प्लस -4 शो कर रहा हूं, Cn पे माइनस होता है। बच्चे बताओ Fe पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होगा, जल्दी बताओ, ये तो 11th में पढ़े होंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -4 है ना, तो ये -6 है और यह -4 है, मतलब ये +2 है। तो बताओ आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालने वाले हम, जल्दी। आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो 26 - 2 प्लस ऑफ 6 × 2 तो 26 हो गया उसका अपना एटॉमिक नंबर, +2 है तो 2 लूज कर दिया तो 24 हो गया। यस Fe का 26 होता है, +2 कर दिया तो ये 24 हो गया, प्लस कितना कर दें, +12 6 × 2 +12। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ, मतलब लिगेंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो +12 तो ये कितना हो गया 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जोड़ने के लिए आप क्या जोड़ते हैं, उसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लस जितनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे से रिसीव किया, उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो नोबल गैस के बराबर हो जाए, तो दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। So Sidgwick theory said that any element, transition elements that is making complexes to complete its effective atomic number same as the nearest noble gas, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा दिखे। बच्चे क्लियर है सिडविक थ्योरी स्टेटमेंट? यस सर क्लियर है। लेकिन अब एक कंस्ट्रेंट आया, मान लो कि अगर ये FeCN 6 होता और यहां पर मैं -3 शो किया होता, तो बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आने वाला है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आने वाला है? 35 35 35। तो इसका हो गया 26 - 3 23 और +12 और ये हो गया 35। तो बताओ कभी भी ऐसा आयरन उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा? नो सर नहीं कर पाएगा। दूसरी पॉइंट, अगर मान लो कोई स्कैंडियम होता, स्कैंडियम या टाइटेनियम होता, स्कैंडियम अगर मान लो +2 होता, तो ये कितने लिगेंड्स के साथ जुड़ना चाहिए बताना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, जल्दी बताओ। 36 तक जाने के लिए कितने लिगेंड्स की जरूरत होगी लगभग उसके करीब पहुंचने के लिए? 9। सर 8 लेकिन हो नहीं पाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 19 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, यस सर और 19 से 36 तक जाने के लिए भैया कितना इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा इसको 19 से 36 तक जाने के लिए? 17। अब बताओ, आपने एक वर्ड आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ाया था कि कोई भी एक सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितनी एटम सराउंड कर सकता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन क्या मैं बताऊं रेडियस रेशियो पर? यस सर यस सर याद है कुछ? अगर Yes, sir. टेट्राहेड्रल, अगर बीच में एक एटम होगा और चारों तरफ होगा और टेट्राहेड्रली अरेंज है, तो कैटायनिक एनायनिक रेडियस रेशियो 0.225 समथिंग था। यस सर अगर ऑक्टाहेड्रल, एक सेंट्रल एटम है और 6 सराउंड कर रहा है इसको सराउंडिंग एटम, तो उसमें 0.414 होना चाहिए। या एक एटम है और उसके चारों तरफ अगर उसको सराउंड कर रहा, 12 लोग अगर सराउंड कर रहे हैं, तो उसका रेडियस रेशियो करीब 1 के बराबर होनी चाहिए। यस सर तो अब बताओ, अगर स्कैंडियम को 19 या 18 या 17 या 10 या 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है या 19 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये उतने लिगेंड से जुड़ जाएगा या एक और कंस्ट्रेंट है कि कितने से जुड़ सकता है?
और वो कंस्ट्रेंट क्या है? आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एक हो गया सिडविक थ्योरी। सिडविक थ्योरी ने कहा कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस इसलिए बनाता है सो दैट इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू द नियरेस्ट नोबल गैस। दैट इज एक्सेप्टेड, चलो मान लेता हूं मैं। लेकिन क्या हर केस में ये अचीव हो पाएगा? यस और नो? नो सर। जैसे Fe+3 है, क्या ये नोबल गैस को कॉपी कर पाएगा कभी भी? और नहीं नंबर ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? Yes, sir. नहीं हो पाएगा। कुछ केसेस, जो केसेस अटेन कर लेता है वो तो कमाल कर दिया, बहुत स्टेबल चला गया, स्टेबिलिटी उसकी हाई हो गई। लेकिन क्या सिडविक थ्योरी क्या 100% कोई भी नोबल गैस को अटेन कर पाएगा? नहीं जी, उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है ताकि वो स्टेबिलिटी थोड़ा अचीव कर पाए। बट हर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, हर कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस जैसा हो जाए, उसके जैसा दिखने लगे, ये 100% ट्रू नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या क्या कंस्टेंट है? कंस्टेंट नंबर 1 चलिए बताओ। Sir, odd electrons. ऑड इलेक्ट्रॉन। कंस्टेंट नंबर 2? अरे एक एटम का सरफेस एरिया फिक्स है ना यार, उसके साथ कितने एटम चिपकेंगे वो लिमिटेशन है कि नहीं रेडियस रेशियो का? Yes, sir. Yes, sir. So लिखो ना, why the civic means why the all transition elements in complexes cannot have the effective atomic number equals to noble gas. लिखो क्वेश्चन के फॉर्म में, why every transition complexes cannot have effective atomic number equals to noble gas. क्या क्या रीजन हो सकती हैं कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर नहीं हो पाए? लिखो, why effective atomic number in complexes is not mandatory to be equals to noble gas configuration. जो आपको समझ में, जिस लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब मैं बोर्ड पे लिखूं या लिख लोगे? कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 1 जल्दी बताओ। odd electron. लिखो, if the central atom is having odd number of electrons, if the central atom is having odd number of electrons, दे दो ना इसका एग्जांपल, +3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 23। 23 में भैया जब भी ये देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये नोबल गैस की तरह तो नहीं दिखने वाला है। सो इफ द सेंट्रल एटम इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if the central atom is having odd number of electrons, तो ये चाहते हुए भी, इच्छा होते हुए भी ये नोबल गैस तक नहीं जा पाएगा, उसके करीब पहुंच जाएगा, नोबल गैस की तरह नहीं हो जाएगा। सेकेंड कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, number of surrounding atom depends on the radius ratio, depends on the radius ratio or radius ratio or relative radius of central atom and surrounding atom, इस तरह से लिख लो, और relative radius of central atom and surrounding atom, relative radius of central atom and surrounding atom। तो इच्छाएं है कि हम 10 लिगेंड्स के साथ जुड़ जाएं, लेकिन भैया उतना छोटा है कि 10 उसके साथ चिपक ही नहीं सकता है, तो it cannot make the 10, it cannot get associated with the 10 ligands. So ligands कितने से जुड़ना चाहता है, इच्छा कितनी है, विश कितने हैं, but that also depends over the surface area of the central atom. सरफेस एरिया मतलब रेडियस को सिंबलाइज करना चाह रहा है। तो सिडविक थ्योरी जब भी लिखने को आएगा या सिडविक थ्योरी पे जब भी क्वेश्चन आएगा, ऑफ कोर्स दोज ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस और दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम एज नोबल गैस, दोज कॉम्प्लेक्सेस आर गोइंग टू बी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। बट every complex, in every complex the central atom effective atomic number is same as noble gas is not mandatory. So what are the constraints? If the central atom is having odd number of electrons and also depends over the relative radius of central atom and surrounding atom.
अरे बाउंस कर गया या क्लियर हो गया? सर क्लियर। क्लियर। सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। क्या क्या बहुत ज्यादा? थोड़ा सा तेज बोलो। सर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा बहुत ज्यादा। देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्यों आ रहा है यहाँ पर? मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन तुरंत गेन करना चाहता है ना, 35 इलेक्ट्रॉन से टोटल। तो ये बताओ ना, चलो बताओ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या रिड्यूसिंग नेचर किस पर डिपेंड करता है? अगर पानी में है वो तो हटा दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दो यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है। यस सर। मान लो Mn+2 है और Mn+4 है, तो कौन ज्यादा खींचेगा? क्वाइट ऑब्वियस है, नजदीक तक लिगेंड्स को कौन खींच सकता है, अपने सरफेस एरिया पे ला सकता है? +4। यस सर +4। लेकिन खींचने की ताकत है, लेकिन बताओ उसका रेडियस रेशियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वो उतने नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ पाएगा? नो सर। नहीं नहीं सर। जुड़ सकता है। क्यों? कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्टाहेड्रल बना पाता है, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर प्लेनर बना पाता है, कॉम्प्लेक्सेस, कुछ टेट्राहेड्रल ही बना पाता है। ये तो आपको क्लियर कर दिया गया था कोवेलेंट बॉन्ड में। अरे समझ में आ रही बात है? यस सर। जैसे आप बोलोगे SF6 बन पाता है, लेकिन SL6 बन पाता है क्या? नो सर। SF6 बन जाता है, SL6 नहीं बन पाता है। क्या दिक्कत आ गई यहां पर? क्या SL साइज SL6 क्यों नहीं बन पा रहा है और SF6 क्यों बन पा रहा है बढ़िया से? एफ का साइज छोटा चाहिए सर। हाँ, तो रेडियस रेशियो आ गया ना यहाँ पर। यस सर। लोग इसका रीजन दे देते हैं देयर इज अ स्टेरिक क्राउडिंग। मैं कह रहा हूं देयर इज अ कंस्ट्रेंट ओवर द रेडियस रेशियो। यस सर। अरे समझ में आ रही बातें जो बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ तो एक सेंट्रल एटम वही फ्लोरीन के साथ ये 6 बॉन्ड बना ले रहा है, लेकिन क्लोरीन के साथ नहीं बना पा रहा है। तो क्यों नहीं बना पा रहा भाई? एक सल्फर के चारों तरफ 6 क्लोरीन है, तो रेडियस रेशियो ही तो कमाल दिखा रहा अपना। यस सर। यस सर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी बॉन्डिंग कितने सराउंडिंग एटम से जुड़ेगा, उसमें बहुत एक मेजर फैक्टर हो जाता है रिलेटिव रेडियस रेशियो, कि सेंट्रल एटम की रेडियस क्या है और जो सराउंडिंग एटम उसके साथ जुड़ने आ रहा है उसकी रेडियस क्या है। उनका रेशियो ही डिसाइड करता है कि वो किस वॉइड में बैठेगा। अगर उसको तुमने देखा होगा कि अगर, चलो याद है किसी को, चलो बताओ, देखो किसको किसको याद है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया। किसी को नहीं याद है? मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करने के लिए और तुम लोग कोई नहीं याद रखे हो। बताओ, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा फिर से। ये 4 के लिए सबको याद हो जाता है, 8 के लिए याद है? नहीं याद होगा। प्लीज गो थ्रू दैट, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। हाँ बच्चे, सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना। मैं कह रहा हूं कि 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रेडियस रेशियो की क्या जरूरत होती है? कैटानिक एनानिक रेडियस रेशियो क्या होनी चाहिए? कोई बात नहीं, सॉलिड स्टेट में देखना, ये चीज लिखवा रखा है टेबल बनवाकर। याद है? याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पढ़े थे? यस सर। तो ध्यान रखना, वो यहाँ पर आंसर में यूज होगा। कोई नहीं, जनरली लोग बोल देते हैं दे डोंट गिव दिस रीजंस। ये रीजंस क्लियर रखिए आप, रीजंस क्लियर होने चाहिए। ये रीजंस नहीं लिखवाते हैं, नहीं दिया जाता है कहीं पर। बट दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, व्हाई सर्टेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज अ सर्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों नहीं एक सर्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर से ऊपर उठ पाता है या इतना ही पॉसिबल हो पाता है? द मेजर रोल इज द रेडियस रेशियो एंड द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द लिगेंड्स, साइज ऑफ द लिगेंड्स, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे कि न्यूक्लियोफाइल SN2 उसी में मिलता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल को इजी पाथ हो। मतलब क्या है यार, बात तो वही हो गया ना, उस कार्बन तक पहुंचना चाहता है जहां उसका रास्ता क्लियर हो। वहां भी तो लुईस बेस ही है ये। सो हर जगह मिला हुआ कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। एनीवे, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आफ्टर सिडविक थ्योरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट वाज रिजेक्टेड लेटर ऑन, लेकिन है क्या ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? आपको भी पता है कोवेलेंट बॉन्ड में बिफोर बॉन्डिंग, चलो बताओ सीक्वेंस में, कि अगर कोई भी CH4 बनता है,
CH4 बनता है तो बिफोर बॉन्डिंग कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाता होगा। यस यस हाँ या ना? क्या कार्बन का प्योर ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता बॉन्डिंग में? नो सर नहीं सर। या कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है? हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही का। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कार्बन में 2s2 एंड 2p2, फिलहाल ये दिख रहा है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। तो फिलहाल दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर जाकर अनपेयरिंग हो जाता है और फिर ये चारों ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देता है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन। और फिर कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है और CH4 बन जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए लगाऊं बच्चे, तो बताओ सेंट्रल एटम का किस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है या जो ऑर्बिटल खाली है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है दिमाग लगाओ। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहा है सेंट्रल एटम का? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ताकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर पेयर हो जाए, है ना? यस लेकिन बताओ सेंट्रल एटम जब लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो सेंट्रल एटम की कौन सी ऑर्बिटल इंक्लूड होगी? जो खाली है वाला सर तो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पार्टिसिपेट करने वाला है। यस सर समझ में आ रही बातें? यस सर जो खाली है वही इंक्लूड होगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि लिगेंड्स को सेंट्रल एटम की, यहां पर हम लोग किसको हाइब्रिडाइज कर रहे थे? कार्बन मतलब किस ऑर्बिटल को? जो खाली पड़ा हुआ है या जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है? बताओ BH3 में हाइब्रिडेशन क्या है का बोरॉन का? जल्दी बताओ। sp2। तो S2s2 और 2p1। फिर ये जब ऊपर आ गया तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग हो गई और ये तीनों हाइब्रिडाइज कर गया sp2। तो क्या इसको भी हाइब्रिडाइज करते थे जो खाली बचा हुआ है? नो सर किसको हाइब्रिडाइज करते थे? जिसमें लोन पेयर होता था या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होती थी? यस तो अब बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सेंट्रल एटम की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाली है? जो खाली है या जिसमें जो एक खाली है। इलेक्ट्रॉन है या जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? सर जो खाली है। तो खाली है सर। खाली है। तो अगर मुझे कोई कहता है कि बताओ जी थोड़ा एक्सप्लेन करो इसके बारे में कि अगर CO+3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? सो कोबाल्ट इज 4s2 3d7 और अगर CO+3 देखें तो दिस इज, कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले? फर्स्ट ऑलरेडी लास्ट शेल 4 है ना, तो पहले Yes, sir. लास्ट शेल से जाएगा 4s0 3d6 होगा ये। अब इसको हमने ड्रॉ कर दिया कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अभी 3d में है और 3d के बाद 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p भी खाली पड़ा हुआ है और 4d भी खाली पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5। अब बताओ अगर कोबाल्ट +3 6 लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है तो हम किसको इन्वॉल्व करें? कोबाल्ट का वो ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है या कोबाल्ट का वो वैलेंस ऑर्बिटल जो खाली पड़ा हुआ है? जो खाली पड़ा हुआ जो खाली पड़ा हुआ है जो खाली पड़ा हुआ है। तो ये लिगेंड्स आकर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने स्टार्ट कर देगा। 1 2 3 4 5 और 6। बोला जी। Yes. तो किसकी हाइब्रिडेशन करना है मुझे सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल का? दोज हु आर वैकेंट एंड पार्टिसिपेटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दोज हु आर हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? Vacant. जो वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर रिसीव करने वाला है। अब ये सब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किया होगा पहले, फिर जाकर लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, लिया होगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन कह देंगे sp3d2।
क्योंकि एक S 3p और 2d इंक्लूड हो रहा बॉन्डिंग में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे दिस इज sp3d2 हाइब्रिडाइज कर देंगे। बोलो जी, कोई दिक्कत? यस सर। Yes, sir. नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला लाइन क्लियर हुआ कि सेंट्रल एटम का वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड बिफोर बॉन्डिंग दे विल गेट हाइब्रिडाइज्ड। तो सेंट्रल एटम का जो सबसे पहले इट्स अ लूमो और होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड और होमो का मतलब होता है दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। बताओ जी, ये लूमो है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। इसके आगे तो बहुत सारे होंगे ना। अरे 4d 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। तो विच इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड तो 4s ही होगा, अनऑक्यूपाइड। यस सर। एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। यस सर। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हुआ? वैलेंस शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। यस सर। Yes, sir. तो सेंट्रल एटम का लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। सर एक बार थोड़ा लॉबी चेक करिएगा ना राजेश। सर राजेश है सर, लॉबी में वही बोल रहा था। क्या मतलब सर लॉबी में था, लॉबी में वेट कर रहा है सर। वेट कर रहा है। ठीक है, ठीक कर दिया कर दिया। सुनो सुनो सुनो, तो बताओ सेंट्रल एटम का लूमो और लूमो इन्वॉल्व होता है या होमो इन्वॉल्व होता है? लूमो। लोमो सर, लोमो। लूमो दैट इज द लूमो, सर। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। क्लियर है? यस यस सर। सर। अरे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड तो आगे और भी बहुत सारे होंगे ना, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन खींचना? लोएस्ट सर। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड से स्टार्ट होगा। तो वैलेंस Yes, sir. बॉन्ड थ्योरी सेज द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम दैट इज अ लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मत कर देना, लूमो वहां पे यूज होता था, लेकिन लूमो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। पहला पॉइंट लिख लो ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखना है तो पहला पॉइंट लिख लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए। फर्स्ट पॉइंट, द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, the lowest unoccupied atomic orbitals of central atom, the lowest unoccupied atomic orbitals of central atom। सुन के लिखो, याद हो जाएगा। मैं लिखूंगा तो उसको तुम लोग शांत हो जाओगे, बैठ जाओगे और पीडीएफ का इंतजार करोगे। लिखो इसको सुनकर, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, और ब्रैकेट में लिख लो ना अनऑक्यूपाइड का वैकेंट, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट्स इन कॉम्प्लेक्सेस, लिख लिए? यस सर। Yes, sir. फिर लिखो बिफोर बॉन्डिंग चेंज करके लिखेंगे ना। हाँ, नेक्स्ट Another पॉइंट point लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बिफोर बॉन्डिंग these orbitals, these participating orbitals लिखो, before bonding these participating orbitals, before bonding these participating orbitals of central atom get hybridized,
गेट हाइब्रिडाइज्ड। हो गया, लिख लिए? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर मान लो कि CO+3 है और अगर मान लो क्रोमियम +3 है। अब यहाँ पर कोबाल्ट इज 4s2 3d7, so cobalt +3 is 4s2 4s0 3d6। तो इसके लिए लिख दो अगर कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, फिर 4s खाली है, 4p खाली है और 4d भी खाली है, 1 2 3 4 5। So this is 3d6, this is 4s 4p 4d। now क्रोमियम होता है 4s1 3d5, so क्रोमियम +3 हो गया 4s0 3d कितना हो गया 3d3 हो गया ना 3d3। तो इसके लिए अगर ड्रॉ करता हूं मैं 1 2 3 4 5 1 2 3। अब यहाँ पर 4p and then this is 4d 1 2 3 4 5 1 2 3। this is 3d3, this is 4s, this is 4p, this is 4d। अब दोनों में ये भी 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ना चाहता है और ये भी 6 लिगेंड्स के साथ ही जुड़ना चाहता है। तो ये बताओ, पहले एक चीज क्लियर करो हमको, 6 लिगेंड्स के साथ अगर मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूं, नॉट एट द बुकिश वन, आप खुद से सोचो इन चीजों को। अगर कोई भी चीज 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, जल्दी बता दो। अरे 6 चीजों से जुड़ा है तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, कौन बताएगा? sp3d2 होता है ना, तो इसमें कौन सा d इंक्लूड होता है? सर यही कंफ्यूजन था। बोलो, ये लिखवाया हूं बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त। सर वो 4s और सर dz² and dx² - y²। बहुत बढ़िया, क्यों ऐसा ही बोले? हाँ सही बोले हो, बोलो। दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि ये चीजें इस तरह से जब अरेंज होता है, सो दिस इज 6 4 बॉन्ड एक प्लेन में होगा, 4 बॉन्ड एक प्लेन में होगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपके पास S तो कहीं भी बॉन्ड बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। तो ये एक्सियल वाला z एक्सिस को माना जाता है। तो चलो एक pz यहां आ जाएगा, तो नेक्स्ट z d वाला किधर आएगा, dz² होनी चाहिए। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। आपको दो कौन सा चाहिए, दो ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जो z के एलोंग जाता हो। z के एलोंग जाने के लिए कौन कौन सा मिल सकता है हमको, एक pz मिल सकता है और इसका एक dz² मिल सकता है। यस सर। अब जो 4 एक प्लेन में है, एक प्लेन में जो 4 लिगेंड है, ये 4 जो लिगेंड है वो x है, -x है, y है और -y है। तो अब हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए जो अलोंग द एक्सिस दिख रहा हो। तो s तो कहीं भी बना लेगा, फिर हमारे पास px भी है, हमारे पास py भी है, तो तीसरा कौन सा होना चाहिए d का अलोंग द एक्सिस, x² - y²। x² y² dxy क्यों नहीं? सर क्योंकि वो 45 डिग्री पे होता है एक्सिस के साथ। क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस नहीं होता है, ये इन बिटवीन एक्सिस होता है। dx² y² ये xy प्लेन में होता है और अलोंग द एक्सिस होता है। px py भी अलोंग द एक्सिस, px भी अलोंग द एक्सिस, s तो कहीं भी चला जाता है। तो बताओ, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनानी है तो सेंट्रल एटम का कौन कौन सा ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए? dz² और dx² - y²। भैया एक s, तीनों p और d का कौन सा दो ऑर्बिटल्स को खाली मिलना ही मिलना चाहिए? dz² dx² dz² एंड dx² y² मिलना ही चाहिए। यस सर। तो ये बताओ, अगर इसको समझ लिए हो तो ये बताओ कि अगर मान लो कि स्कैंडियम आपके पास +2 है,
स्कैंडियम इज 4s2 3d1, तो स्कैंडियम +2 हो जाएगा 4s0 3d1। तो अब इसमें 3d में 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन 3d। अब यहाँ पर s हो गया, यहाँ पर p हो गया और यहाँ पर फिर से d आ गया। दिस इज द, आई होप हम तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। दिस इज 4s 4p एंड 4d, 1 2 3 4 5। मान लो ये 6 लिगेंड से जुड़ना चाहता है, तो बताओ कि अगर इसका इनर d ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल खाली है, तो क्या ये 6 लिगेंड्स को यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करवा दें? बोलो जी। नो सर। लो बोलिए हाँ या ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, बोलो ना। नो नो सर। सर। क्यों ना कह रहे हो? सर sp3d2 चाहिए। क्योंकि अगर 6 लिगेंड्स है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, यस सर। यस और ऑक्टाहेड्रल होगा तो डी पूरा खाली रहे। क्या पूरे डी से बना लेगा या डी का सिर्फ 2 ही ऑक्यूपाई करेगा? वो चाहे खाली रहे, सिर्फ 2 ही चाहे ऑक्यूपाई सब खाली करेगा। रहे, उससे सर कोई 2 ही मतलब ऑक्यूपाई नहीं उसको। करेगा। सिर्फ 2 ही इंक्लूड करेगा, दैट इज dx² y² एंड dz²। अरे समझ में आ रही क्या बात बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। तो कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाला है, उसकी डायरेक्शन भी तो जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते हो ना कि 3D पूरा खाली है सर, 6 लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, जोड़ दो ना, 1 2 3 4 5 6 बना दो सर। क्यों आप 3 छोड़ दिए? क्यों हमने कहा कि नहीं जी ये सब नहीं पॉसिबल है कभी भी? अगर 6 लिगेंड से ये भी जुड़ रहा है तो 2 ही जोड़ेगा और आगे फिर यहां तक ले जाएगा। बच्चे क्लियर हो रहा पॉइंट? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। जहां से पूरा ऑर्बिटल जो भी खाली है वहीं से भरना स्टार्ट कर दोगे, या अगर 3 लिगेंड है, चलो बताओ पहले इसको ही क्लियर कर लें। अगर 2 लिगेंड्स है तो लीनियर sp आया ना? हाँ यस सर। 3 है तो sp2 ट्रायंगल। सर sp2। d2, क्या d इंक्लूड है इसमें? नो सर। नहीं, सिर्फ कौन सी ऑर्बिटल को उठाएगा 3 लिगेंड्स के लिए? s और 2। एस और पी। S और P 2 p उठाएगा और 1 s उठाएगा। यस सर। स्टार टेट्राहेड्रल, 1s3p। तो क्या इसमें d इंक्लूड करेगा? अगर कोई कहता है कि एक सेंट्रल एटम है, 4 लिगेंड्स के साथ जुड़ रहा है और वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो कर रहा है, तो बताओ कौन कौन सी, मान लो d पूरा खाली दिख रहा है, तो क्या d इंक्लूड कर लोगे? नो नो सर। सर। नो नो सर। इंक्लूड करोगे? फिर oneness and 3p। sp3 इंक्लूड करोगे, 3 p सिर्फ और 1 s इंक्लूड करोगे। यस सर। यस सर। अगर कहता है 4 लिगेंड्स और स्क्वायर प्लेनर है जी, सर dsp2। एक प्लेन में 4 लिगेंड्स को अरेंज करनी है, तो क्या क्या ऑर्बिटल्स लगाना चाहो? क्या तीनों p इंक्लूड कर पाओगे? ये बॉन्डिंग का सारा पढ़ाया हुआ चीज है। नो सर। नो सर। नो सर। अगर तीनों p इंक्लूड कर दिए तो 3D हो जाएगा ना, यस सर। तो आप 2 ही p इंक्लूड करोगे ना। यस सर। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे 6 लिगेंड्स है तो 6 लिगेंड्स का मतलब है sp3d2, नहीं तो d2 sp3, d 2 ही इंक्लूड होगा, चाहे पूरा d खाली हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाह रहा हूं मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऑक्टाहेड्रल में एक कॉन्सेप्ट दिया कि इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें अगर इंक्लूड करेगा तो sp3d2, भाई 4d इंक्लूड हो रहा है, और इसमें अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 4th शेल था, लेकिन इंक्लूड हो रहा है अंदर वाला डी। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। और इसमें यस सर। तो लास्ट शेल जो इंक्लूड हो रहा है उससे एक पहले वाला डी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको क्या बोल दिया गया? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इसको बोला गया, और इसको बोला गया दैट इज आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बताओ ये सभी में आएगा क्या? टेट्राहेड्रल में भी एक टर्म आएगा क्या? नो सर। नहीं सर। टेट्राहेड्रल में तो नहीं आ सकता है ना कभी जिंदगी में। नो सर। sp2 में आ सकता है क्या ये कॉन्सेप्ट?
नो नो सर नो सर ये ऑक्टाहेड्रल में आ रहा है ना, या डी कहीं इंक्लूड हो रहा तो वहीं यूज होगा ये स्टेटमेंट। यस यस सर तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक लाइन और जोड़ो थ्योरी में। he gave the concept of, लिखो, he gave the concept of outer D complex या D orbital complex, outer D orbital complex लिखो ना ब्रैकेट में, आउटर डी मतलब, ब्रैकेट में लिख लो आउटर डी का मतलब, अरे आउटर डी का मतलब पूरा खाली है। नॉन डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब, आउटर डी मतलब कौन सा डी, इफ आउटर डी ऑर्बिटल्स आर इंक्लूडेड, आउटर मतलब कौन सा, सर वैलेंस का बैलेंस डी ऑर्बिटल, बैलेंस यही है ना भाई। यस 3D है, 3D के बाद 4s भर रहा है, तो 4D अगर भरता तो आउटर हो जाता, 3D भर रहा है तो इनर भरता। चलो कोई बात नहीं। He gave the concept of outer d orbital complex and inner d orbital complex तो अगर इनर डी है तो इसको हम लोग लिखेंगे D2 sp3, और अगर आउटर है तो इसको लिखेंगे sp3 D2। अगर आउटर है तो sp3 D2 लिख देंगे, और इनर है तो उसको D2 sp3 लिख देंगे। क्लियर है? ये भी क्लियर है? चार लिगेंड्स सर अगर 4 लिगेंड्स ऐड होना है तो sp3 हो सकता है ना? अगर 4 लिगेंड्स ऐड होना है तो sp3 हो सकता है। बताऊंगा कि कब आपको sp3 रखनी है और कब आपको स्क्वायर प्लेनर रखना है, वो भी क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि 4 लिगेंड्स में 2 ऑल्टरनेटिव आ जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई 4 लिगेंड है सर, sp3 रखूं कि dsp2 रखूं। तो कब आप sp3 रखेंगे उसमें कोई याद नहीं रखना, मैं क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल sp3 होगा, क्यों नहीं होगा। सर एक बार फिर से रिपीट करेगा ना कि आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बताओ, फोर्थ शेल लास्ट शेल वाला डी है। यहां देखो एस कौन सा है, फोर्थ, पी भी फोर्थ है, लेकिन डी कौन सा इंक्लूड हो रहा है, इनर। अरे इनर वाला डी यूज हो रहा है ना। यस सर n-1 यूज हो रहा है ना ये। यस सर तो इसको कह दिए इनर डी, उसको कह दिए आउटर डी। तो अगर Cr है और क्रोमियम अगर 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ रहा है तो ये आउटर डी बनाएगा या इनर डी ही बनाएगा, इनर डी। इनर डी। और ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ 6 लिगेंड्स हुआ तो क्या बनाएगा ये, आउटर डी। आउटर डी ही बनाएगा, क्योंकि इसके पास अंदर का 2 डी खाली नहीं है। मतलब प्रेफरेंस किसको देते, इनर वाले को या आउटर वाले को। अगर अंदर खाली है तो क्या अंदर खाली को छोड़कर आगे बढ़ाएगा क्या, नो अंदर से क्योंकि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिटल में जाते हो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो पहले किस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज द क्लोजर टू न्यूक्लियस। यस तो अगर 3D खाली है, मान लो अगर 5s 5p इंक्लूड कर रहे हो और 4d इंक्लूड कर रहे हो तो इनर डी। अगर 5s 5p 5d ही यूज कर रहे हो तो दैट इज आउटर डी। अरे भैया सिर्फ 3D सीरीज नहीं है ना, ट्रांजिशन में 3 सीरीज है ना, 3D 4D एंड 5D। अरे समझ आ रही बात। आप 3D और 4D को नहीं फिक्स करो, क्या फिक्स करोगे, जस्ट इनर डी। इनर डी का मतलब n-1 का डी, अगर n-1 डी शेल अगर यूज हो रहा है तो दैट इज इनर, और अगर nth शेल का डी यूज हो रहा है तो दैट इज आउटर। मैं क्लियर हूं? यस सर। Fine. So he gave the concept of inner d orbital complex and outer d orbital complex. फिर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप मैग्नेटिक मोमेंट जानते होगे, क्या होता है, फॉर्मूला बता दो जल्दी, बॉन्डिंग वाला। अंडर रूट n into n minus n+2 ना। yes sir n n-1।
-2 या +2? +2 कौन बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट अच्छा चलो, क्या भूल गए फॉर्मूला? फिजिक्स में भी तो यूज होता है, n/√nn+2 हैं? तो फिर माइनस क्यों कह रहे हो? खैर एनीवे, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट था कि सेंट्रल एटम का वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग and before bonding they get hybridized. Then he used the term inner d orbital complexes and outer d orbital complexes. ये उन्होंने term दिया. Central atom is termed as Lewis acid because it's receiving electron and the ligands are also termed as Lewis base. अब जानते हो ये. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेंट्रल एटम का वैलेंस खाली ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और वो इन्वॉल्व होने के पहले वो हाइब्रिडाइज होगा. बाकी देखोगे पता नहीं 5-6 लाइन लोग लिख देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. Now write down what is the demerits. What is the demerits of valence bond theory? Demerit क्या है valence bond theory? लिखो. Demerits of valence bond theory. First, he was not able to explain. He was not able to explain. He was not able to explain completely the magnetic behavior of the complexes. The magnetic behavior of the complexes. सर एक बार रिपीट करिए ना. He was not able to explain completely the magnetic behavior of complexes. क्लियर है? यस सर. ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. फिर नेक्स्ट लिखो. He could not explain completely the formation of inner d orbital complexes and outer d orbital complexes. Inner d orbital complexes and outer d orbital complexes. ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. कई बार उसमें भी इनर डी मिल गया था जहां डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी मिला था ये. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कंप्लीटली. टर्म यूज किया था लेकिन उसको कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर पाए. So he cannot explain completely the formation of inner d orbital complex and outer d orbital complexes. Next point. He could not explain the color of the complexes. He could not explain the color of the complexes. He could not explain the color of the complexes. He could not explain the color of the complexes. He could not explain the color of the complexes. अब इन सब का देखो. अब मेन थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडेशन पे क्वेश्चन आती हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन भी कंप्लीटली हम नहीं बता सकते हैं सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर. हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर. आप उसके ज्योमेट्री भी नहीं डिसाइड कर सकते हो सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज अ वेरी लिमिटेड आंसर्स.
जस्ट वो वहां काम, उन्होंने 2 मेजर पॉइंट है कहने के लिए, देखोगे 6 या 5 पॉइंट बना रखता है कि मेजर पॉइंट है उनका कहने का जो सही है, दैट इज द अनऑक्यूपाइड orbitals of the central atom participates in complexes and before making complexes they get hybridized. ये बढ़िया सटीक है उनके लिए। इनर डी ऑर्बिटल को नाम दिया, आउटर डी ऑर्बिटल को भी नाम दिया, फाइन, एक्सेप्टेड। फिर उन्होंने सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला, लुईस एसिड है और लिगेंड्स लुईस बेस है, एक्सेप्टेड। बट जो नेक्स्ट थ्योरी आएगा, दैट इज अ मेजर थ्योरी जिसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज अ लिगेंड्स फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दैट इज अ स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। यहां से थ्योरी स्टार्ट होती है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी थ्योरी से अगर आपको लगता है किसी एलिमेंट का हाइब्रिडेशन D2sp3 है, तो हो सकता है लिगेंड फील्ड थ्योरी लगाओगे तो वही sp3d2 दिख सकता है, या sp3d2 का D2sp3 दिख सकता है। आपको sp3 मिलेगा या dsp2 मिलेगा, ये सारा आपको कंक्लूजन आपको लिगेंड्स फील्ड थ्योरी से स्टार्ट हो जाता है, लिगेंड्स फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहां तक बड़ा लिमिटेशन है। कई बार देखोगे आप स्टडी पैकेजेस वगैरह में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीडियोस में देखते हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही लोग हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो ये हाइब्रिडेशन नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज आफ्टर द लिगेंड्स फील्ड थ्योरी, वो सारा हाइब्रिडेशन चेंज कर जाता है। सो हाइब्रिडेशन वगैरह पूरा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग शीट बनाकर विद द अप्लाइंग द लिगेंड्स फील्ड थ्योरी कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है। सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो काम का टॉपिक था वो 2 था हमारे लिए, बाकी डिमेरिट है, बाकी मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं मिल पाया, बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हाइब्रिडेशन को भी बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, इनर डी आउटर डी का भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आएगा आफ्टर लिगेंड्स फील्ड थ्योरी। अरे क्लियर हूं? यस सर। सो लिगेंड्स फील्ड थ्योरी कहता है कि आप खुद ही बताओ, लिगेंड्स फील्ड, कोई भी लिगेंड्स लोन पेयर को लेकर आ रहा है सेंट्रल एटम के पास। सो लोन पेयर है तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड बनाया होगा कुछ आपने, मान लो सेंट्रल एटम पे भी चार्ज है और लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो दोनों अपनी अपनी फील्ड बना रहा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हो ना? तो भैया ये बताओ कि लिगेंड्स का फील्ड जब मेटल के फील्ड से टकराएगा तो क्या उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, चेंज करेगा। क्वाइट ऑब्वियस है कि वो एक जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है सेंट्रल एटम का, उस पे चेंजेस पुट करना स्टार्ट करेगा। क्या एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेगा? नहीं सर, या लिगेंड्स की फील्ड जो बन रही, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो फील्ड बन रही होगी, वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन की फील्ड से टकराकर उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो इसमें आ गया कॉन्सेप्ट लिगेंड्स फील्ड थ्योरी। इन्होंने कहा कि जब भी सेंट्रल एटम के पास में कोई लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो लिगेंड्स का स्ट्रॉन्ग फील्ड या जो भी फील्ड स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज कर जाता है। अरे समझ आ रहा बेसिक लिगेंड्स फील्ड थ्योरी क्या कहना चाह रहा है? Yes. There is a change in the electronic arrangement of the central atom because of the field strength of the ligand. Ligand field theory. अरे बेसिक समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं अब हम लोग, क्या करना चाह रहे हैं अब हम लोग? अब सेंट्रल एटम का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब हम उसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ द लिगेंड। अब लिगेंड्स फील्ड स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड मतलब जो अपनी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक स्ट्रांग फील्ड भी जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग कि उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है या इलेक्ट्रॉन की फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम CO की बात करते हैं। CO इज अ वेरी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसको स्ट्रांग फील्ड कहते हैं। क्यों इसको CO को स्ट्रांग फील्ड कहते हैं, क्यों ऐसा कहा जाता होगा, कोई आइडिया? CO is a very strong field ligand. So splitting energy is greater than pairing energy. वो तो तब पता चला, क्या हमेशा क्या, वो तो तब पता चला जब
मतलब मैं CO देता हूं सिर्फ और कहता हूं बताओ जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, कैसे इसको सिग्निफाई करोगे आप? सर बहुत बड़ा सर, न्यूक्लियोफिलिक सर फैक्टर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का भी पेयरिंग कर देता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ भैया ये तो सब रिजल्ट बता रहे हो हमको, सर, हम कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, कोई लोन एक्सपेरिमेंट पेयर नहीं किया हो, CO दे दिया गया और बोला गया कि बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी ज्यादा है या कम है इसकी। मतलब आप सबने थोड़ा बहुत NCERT लार्ज सर बड़ा है उसका थोड़ा एग्जाम के लिए Instant कुछ पढ़ splitting सकते हो सर। नहीं, हाँ यही ना जी, सबने टर्म यूज कर रहे हैं, स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये सारे टर्म्स बोल रहे हैं आप लोग। ये आफ्टर द एक्सपेरिमेंट पता चला या पहले ही पता चल गया था? सर आफ्टर दैट ऑर्बिटल सर। अरे बात की कहानी बोल रहे हो ना आप, देखा गया ऐसा। आप बताओ CO का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद हो आपको, अगर जैसे 1 सिग्मा S, क्या ये 1 सिग्मा, क्या ये रशियन फ्रेंच लग रहा है या कुछ लग रहा है कि जाना हुआ चीज है ये? है जी? यस जाना हुआ 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्पेशली मैं लिखवाया था इसको कि आप CN नेगेटिव NO का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिख लेते हो अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कार्बोनिल का, कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली अलग से लिखवाया था, इसमें कुछ अलग चेंजेस होते हैं। देन दिस इज सिग्मा एंड पाई प्रॉपर्टी। हाँ हाँ बोलो। फिर कोई बोलेगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन CO will कोई कुछ बोल रहा है, बहुत स्लो आवाज है। दो, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ध्यान है क्या कर रहे हैं हम इस पे? बाकी में क्या सुने होगे कि जब भी px आता है तो 14 के नीचे जब होता है, 14 तक में ये px ऊपर आ जाता है। याद आ रहा है कुछ आप लोग को, या बिना याद का मैं क्या बताऊं आपको? याद आ रहा है क्या करते थे 14 और 14 के बाद में? यस अरे भाई Yes, आप sir. लिखते होगे 1s 1 सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग, 2 सिग्मा s 2 सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग, 2 सिग्मा पाई सर, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, pi and 2 pi pz and then 2 pi px, 2 pi py anti bonding and 2 sigma pz anti bonding। ये तो 14 के ऊपर होता था ना? यस सर। और 14 के नीचे क्या करते थे? इसका एनर्जी यहाँ पहुंचा देते थे। यस सर। अरे 14 के ऊपर तो नॉर्मल सीक्वेंस है, लेकिन 14 या 14 के नीचे इसकी एनर्जी इसके ऊपर होती थी। लेकिन CO में देखो क्या किया हूं मैं, px नहीं, s एंटी बॉन्डिंग ऊपर है। तो बताओ CO में विच इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग? अरे बोलो, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग? एंटी बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या खींचना चाहता है? खींचना चाहते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी फैक्टर है या अनस्टेबिलिटी फैक्टर है? अनस्टेबिलिटी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन को फेंकना चाहेगा या रखना चाहेगा? फेंकना चाहिए That's why its tendency to donate electron is very high। यस सर। भगाए रखता है अपना इलेक्ट्रॉन को ये, और देखोगे दे आर गोइंग टू बी भगाते स्ट्रॉन्ग रहता है। फील्ड। अरे समझ आ रही बात है? यस सर। आप स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड को डिनोट आएंगे, इस पर पूरा डिनोट करेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब क्या है? जो चार्ज पर अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना सके। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड वही बनाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। अब एनर्जी ज्यादा किसकी है? जो एंटी बॉन्डिंग में है, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं इसमें, और उस इलेक्ट्रॉन को ये भगाना, जल्दी से जल्दी अपने एरिया से भगा देना चाहता है। सो CO इज कंसीडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इस लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इतनी स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में ड्रास्टिक चेंज लाता है ये।
क्योंकि उसकी एनर्जी एक्साइट करेगा, ज्यादा एनर्जी एक्साइट करेगा सेंट्रल एटम का। सो लिगेंड्स फील्ड थ्योरी कहता है कि जब भी सेंट्रल एटम के पास में कोई लिगेंड्स आते हैं तो लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फील्ड दैट्स गोइंग टू चेंज द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवर द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको चेंज कर देता है, और उस चेंज करने के कारण मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएंगी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वहां पर हम सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाकर आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा उसने कहा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो खाली ऑर्बिटल है उसको यूज कर जाओ। नहीं जी, अब कितने खाली ऑर्बिटल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज हुआ, हाइब्रिडेशन तो तभी बताएंगे जब हम उस पर लिगेंड्स फील्ड थ्योरी अप्लाई करें और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को चेंज होने के बाद देखें कि खाली ऑर्बिटल कहां से मिल रहा है। बच्चों क्लियर है जो बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। सो गया क्या सर? नो सर। सो तो नहीं गए इनऑर्गेनिक पढ़ के आ रहे? सर नो सर। No, sir. नो सर। बड़ा अच्छा थ्योरी है, चैप्टर है ये, तीन क्वेश्चन डिक्टो निकलेगा इससे। थोड़ा फालतू होता है इनऑर्गेनिक में, क्या होता है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन समझने के लिए भी बहुत चीज होती हैं। तो लॉजिकली इसको पढ़िए, नॉट बुकिश में पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं कब क्या करना है मुझे, कब स्क्वायर प्लेनर बनाऊं, कब टेट्राहेड्रल बनाऊं, चार में कुछ भी दिख रहा है, ये कंफ्यूजन हो गया। सारा कंफ्यूजन हटेगा धीरे धीरे। सो लॉजिकली इसको पढ़ते हैं हम लोग। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अब कैरी करूंगा। लिगेंड्स फील्ड थ्योरी में सेपरेटली स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी? यस सर। यस सर। ओके, बाय, टेक केयर। और आई होप आप लोगों ने ब्रोशर से सिलेबस डाउनलोड किया होगा और सब टॉपिक्स को टिक करना स्टार्ट कर दिए होंगे। किसी ने कंफर्मेशन नहीं किया, पिट जाओगे सब। डाउनलोड कर लिए। पकड़ के सब प्रिंट आउट ले लिए तो भाई टिक लगाने स्टार्ट करो, समय नहीं है, पीट दूंगा नहीं तो। उसको एक एक टिक करना स्टार्ट करो चीजों को। सर डाउट क्लास यस कर सर। लेंगे। यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर हमारे एक दिन डाउट क्लास शेड्यूल। क्या बोले? कोई बोलना चाह रहा कुछ? क्लास सर। डाउट क्लास कर लेंगे। डाउट क्लास कल लगा, चलो कल का मैं मैसेज दे देता हूँ। सर हमारा ना वो एक कॉमन ग्रुप नहीं है, जैसे अभी मैम मेरे को आज पर्सनली भेजी है सर, वो कौन से ग्रुप बनाते हैं? अच्छा ठीक है, आज शॉर्ट आउट करता हूँ इस ग्रुप को, ठीक है? मुझे दिख गया ये लिस्ट। और क्या होता है ना कि मैं बड़ा डिस्टर्बिंग लोग भी हैं अभी, जो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्लासेस को। सो आप ऐसा करो ना, मैम को मैं बोल देता हूँ, लिस्ट तैयार कर देंगे। वो ग्रुप मतलब क्या होता है ना, अनवांटेड को मैं ग्रुप में नहीं लाना चाह रहा हूँ, जो पढ़ना चाहते हैं वो रहें ग्रुप में। तो आप एक काम कर दो ना कि हाय लिखकर मैम को भेजते जाओ व्हाट्सएप, तो जान जाएंगे कि तुम लोग रेगुलर में अटेंड करना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कर दो तो ग्रुप तुरंत फट से बन जाएगा ना सारा, हम लोग को मालूम चल जाएगा दोज हु आर इंटरेस्टेड। वो नोटोरियस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके चलो ओके, मिलते हैं। ओके, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू। बाय बाय।